ड्रग्स इन एस्थमा या सीओपीडी में जो सी ड्रग्स यूज़ होती हैं वो देखने लगे। सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर जिसमें बीटा एगोनिस्ट होते हैं, मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट होते हैं और मेथाइलजेंथीन होते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी में रिलीज इनहिबिटर, स्टीरॉइड्स, स्लो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एंटीबॉडीज़ होती हैं। ल्यूकोट्राइन में लिपोऑक्सीजनेज के इनहिबिटर होते हैं और रिसेप्टर इनहिबिटर होते हैं। सीओपीडी में ब्रोंकोडायलेटर, स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स होती हैं। हमारे पास होता क्या है, जब हमारे पास कोई भी इरिटेंट एंटीजन आता है वो पहले बॉडी से सेंसिटाइज होती है। अगली बार जब वो इरिटेंट आता है आईजी बॉडी से उसके साथ मिलती हैं और ब्रस्टिंग ऑफ सेल्स हो जाती है, जिसमें ये मीडिएटर रिलीज़ करती हैं LTC4, D4, हिस्टामिन, ECF। ये अर्ली रिस्पॉन्स और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। और LTB4 जो सी है ये बुलाती है, मतलब कीमोटैक्सिस कराती है इन्फ्लामेटरी सेल्स की और लेट रिस्पॉन्स कराती है। अब हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं अस्थमा की थेरेपी को ट्रीट करने के लिए, ये हम पास पेपर से देखेंगे। अगर तो पेशेंट को एक्यूट अटैक आया है ना, उसको पहले आपने एल्ब्यूटिरोल लगाना, साथ ही IV जो सा अमाइनोफाइलिन देना है, और IV आपने प्रीडेनिसोल सोलोन लगाना है और इप्राट्रोपिन लगाना है। क्या क्या लगाना है, एक बीटा ब्लॉकर है, ये जो से हम मेथाइलजेंथीन है, ये स्टीरॉइड है, और ये हमारे पास मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट है। पहले आपने एरिसोल देने एल्ब्यूटिरोल के, इप्राट्रोपियम के भी एरिसोल, IV अमाइनोफाइलिन और प्रीडेनिसोलोन भी IV देना है आपने। उसके बाद क्रोनिक थेरेपी में आपने लॉन्ग बीटा 2 एगोनिस्ट देने हैं, एंटी IgE एंटीबॉडीज देनी, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट देने हैं, और हमारे पास आखिर पे जो से लिखे हुए थे मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स देने हैं आपने क्रोनिक थेरेपी में। बीटा जो से एगोनिस्ट है उसमें हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है साबा और लाबा। शॉर्ट एक्टिंग में एल्ब्यूटिरोल, टर्ब्यूटिरोल, मेट्रोप्रोलोल, लॉन्ग एक्टिंग में साल्मिटारोल, फोमिटिरोल, इंडेक्टिरोल आता है। शॉर्ट एक्टिंग ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम कर लेते हैं, यहाँ से देखें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बीटा एगोनिस्ट एडिनल साइक्लेज को एक्टिव किया, साइक्लिक AMP का लेवल ज़्यादा, ब्रोंकियल टूल कम हुई और रिलैक्सेशन होगी, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। क्लिनिकल यूज़ में ये फर्स्ट लाइन होते हैं एक्यूट अस्थमा में। शॉर्ट एक्टिंग जो से वो एक्यूट में यूज़ होते हैं, और जो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है वो प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ होते हैं। साइड इफ़ेक्ट इनके ज़रा ना ध्यान से कीजिएगा। मसल ट्रैमर्स, टैकीकार्डिया, क्योंकि ये बीटा 1 पे बाद में एक्ट करने लग जाएंगे, एरिथमियाज, और हमारे पास एरिथमियाज होते हैं, ट्रैमर्स होते हैं, टॉलरेंस भी इसमें डेवलप हो जाती है, और टैकीफाइलैक्सिस और टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। ट्रैमर्स, टैकीकार्डिया, एरिथमियाज, हार्ट फेलियर, उसके बाद जो से हमारे पास टॉलरेंस इसमें जो सी होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। ठीक है, उसके बाद मेथाइलजेंथीन है। मेथाइलजेंथीन में हमारे पास 3 आते हैं, कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन और कैफीन। ये कैसे एक्ट करते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। ये थियोफाइलिन को अगर आप देखें, थियोफाइलिन एक तो PDE इनहिबिटर है, तो PDE है, तो ये हमारे पास साइक्लिक AMP को AMP में कन्वर्ट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP का लेवल इंक्रीज़ करेगा और वो मसल रिलैक्सेशन करेगा। दूसरा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि एडिनोसिन को एक्ट नहीं करने देगा ब्रोंकियल मसल पे, और हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइक्लिक AMP को इंक्रीज़ कराया और एडिनोसिन के एक्शन को कम किया। उसके बाद ये हम जो से होते हैं इनकी वेरिएबल स्ट्रेंथ होती है। इनकी क्लिनिकल यूज़ देख लेते हैं। अमाइनोफाइलिन जो है ना, ये क्लिनिकल यूज़ में एस्थमा और COPD में यूज़ होते हैं। अमाइनोफाइलिन जो है ये IV हम दे देते हैं, इसलिए इसको एमरजेंसी में देते हैं, मैंने आपको एक्यूट में दिखाया भी। उसके बाद रोफ्लोमिलास जोन्स है, ये सेलेक्टिव PDE4 इनहिबिटर है और हम COPD में देते हैं। पेंटॉक्सीफाइलिन जोन्स है, ये इंटरमिटेंट क्लाउडिशन करता है। उसके बाद अगर आप 2 कप ऑफ कॉफ़ी पी लेना तो वो भी जोन सा ब्रोंको डायलेटर की तरह काम कर सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट आपने याद कर लेने हैं, ये भी पास का क्वेश्चन है। GIT डिस्टर्बेंस, ट्रैमर्स उसमें भी थे, इसमें भी थे। इंसोम्निया इसका एक अपना साइड इफ़ेक्ट है, और इसमें कार्डियक रिदमिया में थे, उसमें भी थे। और सीज़र और इंसोम्निया आपने याद कर लेना, बाकी सारे ही वो बीटा वाले हैं। उसमें GIT डिस्टर्बेंस उसमें भी थी, ट्रैमर्स भी थे, उसमें कार्डियक रिदमिया भी थे, टॉलरेंस डेवलप हो रही थी। इसमें GIT, ट्रैमर्स, कार्डियक रिदमिया इसमें भी हैं। इसमें इंसोम्निया, सीज़र ज़्यादा कर लेने और सुसाइडल रिस्क इसमें ज़्यादा होता है।
उसके बाद हमारे पास मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट में इप्राट्रोपियम जो सा शॉर्ट एक्टिंग है, टायोट्रोपियम एक्लिडीनियम जो सा हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि जो से M3 रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे एक्ट करके एसिटाइलकोलिन ने जो सा वो अब वेदोकंस्ट्रिक्शन करानी है उनको ही जो सा बाउंड कर लेता है और काम नहीं करने देता। अब जो सा हमारे पास है ना बीटा 2 एगोनिस्ट, ये ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और पेशेंट इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं जो कि पेशेंट अस्थमा के होते हैं। COPD के पेशेंट जो से होते हैं वो M एंटागोनिस्ट को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए हम उनमें ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोर्टिकोस्टीरॉइड में प्रीडेनिसोलोन हमारे पास आ जाता है, प्रीडेनिसोलोन आ जाता है। उसके बाद ये जो से हैं बाकी जो से हैं लोकल हैं, इनकी सरफेस एक्टिविटी है, इनको हम इनहेल एरिसोल की मदद से दे सकते हैं, जिसमें बैक्लोमेथासोन, ब्यूडिसोनाइड, डेक्सामेथासोन, फ्लूटिकासोन। इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं जो IV देते हैं, प्रीडेनिसोलोन और हाइड्रोकोर्टिसोन, और ये हम एक्यूट एस्थेमेटिक अटैक में भी दे सकते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, फोस्फोलाइपेज A2 को और COX-2 को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से ल्यूकोट्राइन्स नहीं बनेंगे, मीडिएटर्स नहीं बनेंगे, तो उनका जो सा वो जो सा एक्शन होगा वो नहीं प्रोड्यूस होगा, हमारे पास इन्फ्लामेशन नहीं होगी, ये एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करेंगे और हमारे पास वो अस्थमा का अटैक जो सा है वो नहीं होगा। ये भी प्रोफाइलैक्सिस की तरह हम यूज़ करते हैं, ये क्रोनिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लिनिकल यूज़ इसमें इस तरह है कि क्रोनिक एसिड में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेटरी चेंजेस को भी कंट्रोल करते हैं। IV स्टीरॉइड जो कि हमारे पास प्रीडेनिसोलोन था उसको हम देते हैं उसमें एक्यूट अटैक में। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं जी? साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि फेनिक्स में ओरोफ्रिंजियल फ्लोरा जो है वो डोमिनेट कर जाएगा, ओरोफ्रिंजियल कैंडियासिस करा सकता है, उसके बाद एडर्नल सप्रेशन करा सकता है, और कैंडियासिस करा सकता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है। ये जब ऐसा सिम्टम हमारे पास आने लगेंगे तो हम ना अल्टरनेट डे पे मसलन 2-3 दिन के लिए इसको छोड़ देंगे। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट क्या है? मोंटीलुकास, ज़ेफिरिलुकास जो से है ना, ये हमारे पास हम यूज़ करते हैं एंटागोनिस्ट की तरह। LTD4 के एंटागोनिस्ट होते हैं ये, और LTE4 के भी। यहाँ पे LTD4 के भी एंटागोनिस्ट हैं और LTDE4 के भी एंटागोनिस्ट हैं। ये हमारे पास कहाँ पे लिखे हुए हैं? यहाँ पे ये नहीं लिखे हुए, लेकिन ये हमारे पास ना LTE4 और LTD4 दोनों के रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होती हैं। ये रिसेप्टर पे उसको लगने नहीं देते, प्रोडक्शन उसकी होती है लेकिन रिसेप्टर में नहीं लगने देते। ये हमारे पास जो सा एस्पायरिन इंड्यूस एस्थमा होता है, एक्सरसाइज और एंटीजन इंड्यूस एस्थमा, उसमें ये काम के होते हैं, लेकिन ये हम एक्यूट थेरेपी में नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे को जो इनहिबिट कर सकता है वो हमारे पास है लूटिन, ये भी एस्पायरिन एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा में हमारे पास काफ़ी इफेक्टिव होता है। क्रोमोलिन और नेडोक्रोमिल ये हमारे पास मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग होते हैं, ये IgE की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देते हैं। हिस्टामिन की रिलीज़ नहीं होती, हिस्टामिन की रिलीज़ नहीं होगी तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन ये डायरेक्ट ब्रोंकोडाइलेशन नहीं कराते। और इनकी टॉक्सिसिटी, क्लिनिकल यूजेस तो अस्थमा में यूज़ होते हैं, और इनकी टॉक्सिसिटी जौन सी है, हे फीवर, फूड एलर्जी, इरिटेशन ऑफ द एयरवे। हे फीवर, फूड एलर्जी, इरिटेशन ऑफ एयरवे, मतलब एलर्जी वाले लिख देने। हे फीवर, हे फीवर और उसके बाद फूड एलर्जी और कफ और इरिटेशन। इसके बाद anti-IgE एंटीबॉडी ओमेलिजुपैम, ये IgE एंटीबॉडी जो कि सेल के ऊपर लगी होती है ना, ये देखें, ये IgE एंटीबॉडी इसके साथ ये बाइंड कर जाता है ओमेलिजुपैम, और जब इसके साथ एंटीजन लगेगा ही नहीं तो ये बाउंड रहेगा, तो इसलिए कुछ रिलीज़ नहीं होगा, हमारे पास अस्थमा का अटैक नहीं आएगा। ये भी हम प्रोफिलैक्सिस में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत महंगी ड्रग्स हैं, और रेसलिजुमैब भी इसमें आता है, ये बहुत महंगी ड्रग है और इनको IV देना पड़ता है। COPD में मैंने आपको बताया था, या तो आपने बीटा 2 एगोनिस्ट दे देने हैं, उसके साथ आपने मस्कुरेनिक ब्लोकर और एंटीबायोटिक दे देने। कोर्टिकोस्टीरॉइड इसमें कम ही काम करते हैं, ये देख लें। ब्रोंकोडाइलेटर इसमें B2 और M एंटी इन्फ्लामेटरी स्टीरॉइड काम करते हैं, लेकिन काम करते हैं और एंटीबायोटिक्स आपने देनी।